अच्छा, इनहेरिटेंस टैक्स की अगर बात की जाए तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये अगेन आपके टैक्स सेक्शन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपका सेक्शन ए में भी सवाल आ सकते हैं, सेक्शन बी में 10 मार्क्स का एमटीक्यू इसका आ सकता है, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन होगा, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन में जो 10 मार्क्स का यानी सेक्शन सी में जो पहला 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें भी आपका आईएचटी इंक्लूड हो सकता है। यानी आप इसको ये कह लें कि ये अराउंड आपके 16 मार्क्स तक जो है ये इजीली आपका एग्जामिनेबल एरिया है। तो ये तीनों सेक्शंस में इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आईएचटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जी आईएचटी क्या होता है? आईएचटी होता है आपका इनहेरिटेंस टैक्स। ठीक है। इनहेरिटेंस टैक्स अब क्या होता है तो इसको बड़ी आसान लफ्जों में समझते हैं। देखें जी, जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसकी डेथ के टाइम पे आप जो इंसान है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाती है उसके नेक्स्ट टू किन्स को, यानी उसकी फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर हो जाती है। वाइफ या हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, चलो अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर उसके फिर फर्दर आगे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। तो कहा यह जाता है कि यूके में अगर एक इंसान जो है वो टैक्सेबल पर्सन है, यानी या आप यूं कह लो कि वो चार्जेबल पर्सन है। चार्जेबल पर्सन का क्या मतलब होगा? कोई भी ऐसा बंदा जिस पर यूके का टैक्स लगता हो। अब यूके का टैक्स किस पे लगता है तो आपने ये बात याद रखनी है कि आईएचटी के पर्सपेक्टिव से जो हमारे पास चार्जेबल पर्सन होता है वो आपका कौन होगा? वो आपका एक इंडिविजुअल हो सकता है, यानी आप या मैं या कोई भी ऐसा बंदा जो यूके रेजिडेंट पर्सन हो। ठीक है। विजुअल के क्या स्पेलिंग होते हैं? INDI जो भी स्पेलिंग है, इंडिविजुअल जो है। एंड इसके अलावा इसके साथ आपने एक नया वर्ड याद रखना है, ट्रस्ट। ठीक है। ये भरोसे वाला ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट वाला ट्रस्ट है। अब इस ट्रस्ट का क्या मतलब है? इस ट्रस्ट को जब हम फर्दर आईएचटी एक्सप्लोर करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ट्रस्ट कंसिडर करते हैं। अभी वैसे एक बेस बनाने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है। कि अक्सर लोग जो यूके के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब लेट्स से वो जब जॉब कर रहे होते हैं या जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना, तो वो हर महीने अपनी इनकम का कुछ पैसा जो है वो एक अकाउंट में सबमिट करवा रहे होते हैं, जो कि बेसिकली एक सेविंग अकाउंट की तरह एक्ट करता है। और इसका पैसा जो है वो किसको मिलता है? इसका पैसा उनको मिल सकता है आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है, बट ये पेंशन नहीं है। और या फिर उनकी डेथ के बाद उन ये जो पैसा है ये मिल जाता है उनके बच्चों को या उनकी बीवी को। ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, अगर हम आईएचटी की बात करते हैं तो आईएचटी इंडिविजुअल्स पे लगता है और आईएचटी ट्रस्ट पे लगता है। ठीक है जी। अच्छा, आईएचटी की डेफिनेशन में सबसे पहली चीज है कि आईएचटी किस पे लगेगा? एक चार्जेबल पर्सन पे लगेगा। वो चार्जेबल पर्सन मैंने आपको बता दिया कि कौन होगा। वो चार्जेबल पर्सन जो है आपका होगा या तो कोई भी इंडिविजुअल या आपका वो वाला ट्रस्ट होगा। ठीक है जी। अब एक चार्जेबल पर्सन जब एक चार्जेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा तो तब आईएचटी लगेगा। तो जो दूसरी पॉइंट हमने बात करनी है जिस पर, दैट इज चार्जेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो दूसरा जो इसमें पॉइंट है दैट इज चार्जेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके लिए आपको अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, और हमने इसमें ये एक बात की थी कि जो यूके का टैक्स है वो यूके के ही पर्सन पर लगता है। यानी फॉर इंस्टेंस अगर आप एक यूके रेजिडेंट या यूके डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है वो बंदा यूके में पैदा हुआ उसके पास डोमिसाइल है। यूके रेजिडेंट का मतलब है कि वो वहां पैदा नहीं हुआ लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स को कवर अप करके वो वहां का रेजिडेंट बन गया। तो चार्जेबल प्रॉपर्टी में यह कहा जाता है कि जब एक पर्सन यूके डोमिसाइल्ड होगा, डोमिसाइल्ड का मतलब क्या है कि जब वो एक इंसान वहां पैदा हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी चाहे यूके में है या उसकी प्रॉपर्टी बाकी दुनिया के किसी भी कोने में है तो वो आपकी एज अ चार्जेबल प्रॉपर्टी कंसिडर होगी और उस पर आपका यूके टैक्स लगेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो यूके डोमिसाइल्ड पर्सन होगा, ठीक है, उसकी जो वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टी है उस पर आपका आईएचटी जो है वो लग रहा होगा। यानी लेट्स से जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के टाइम पे उसकी कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने पर उसकी प्रॉपर्टी है, डज नॉट मैटर कि वो यूके में है या नहीं है,
आपने उस पर आईएचटी लगाना होगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो पर्सन यूके डोमिसाइल नहीं है उसका क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, उस वो अगर यूके में उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसकी जो यूके प्रॉपर्टी है सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन वो हम कुछ ज्यादा इतना डिस्कस यहाँ करते नहीं है। हम ज्यादातर बात करेंगे यूके डोमिसाइल पर्सन की, यानी ऐसा बंदा जो यूके में पैदा हुआ, यूके में ही उसकी डेथ हो गई, तो उसकी वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टीज पर कैसे आईएचटी लगेगा। ठीक है जी, तो दो बातें हो गई। एक हो गया चार्जेबल पर्सन, और दूसरा हो गई हमने चार्जेबल प्रॉपर्टी की बात कर दी। तो याद रखिएगा, जब एक चार्जेबल पर्सन चार्जेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पर, एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जब एक चार्जेबल पर्सन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू करेगा ऑफ अ चार्जेबल प्रॉपर्टी, इस पर हम आईएचटी लगाएंगे। अब चार्जेबल वैल्यू, सॉरी, अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि एक बंदा है मिस्टर ए, और मिस्टर ए के पास 100,000 पाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टी या उसके जितने भी एसेट्स हैं वो 100,000 पाउंड्स के पड़े हुए। ठीक है, उसने मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने इस 100,000 पाउंड्स में से 20,000 पाउंड्स जो है अपने बेटे को दे दिए। तो देखें जी, ये कहा जाता है कि जब एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स में से कुछ ऐसा हिस्सा किसी को भी दे दे जिसकी वजह से उसके अपने एसेट्स में वैल्यू रिड्यूस हो जाए, उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फॉर इंस्टेंस, इसको जिस तरह मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, तो देखें जी, बिफोर ट्रांसफर उसकी वैल्यू थी, बिफोर ट्रांसफर जो उसकी एसेट्स थे वो थे 100,000 के। ठीक है जी, और हमने ये कहा कि आफ्टर ट्रांसफर उसकी वैल्यू कितनी बच गई? 80,000 की। ठीक है जी, बिफोर ट्रांसफर 100,000 था, आफ्टर ट्रांसफर 80,000 आ गया। तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे रिडक्शन इन ट्रांसफर। वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 20,000 का। तो कहा यह जाता है कि जब एक चार्जेबल पर्सन एक चार्जेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करेगा, और इस तरीके से ट्रांसफर करेगा कि उसकी जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाए, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए, तो उस ट्रांसफर पर आपका आईएचटी लगेगा। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन आपकी किताब में भी लिखी हुई है कि अ ट्रांसफर ऑफ, सॉरी, आईएचटी की, कि जब एक चार्ज, व्हेन अ चार्जेबल पर्सन विल मेक अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ अ चार्जेबल प्रॉपर्टी, तो उस पर आपका आईएचटी लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी एक बंदा गिफ्ट करेगा अपना कोई भी एसेट किसी ऐसे बंदे को जिसकी वजह से आप जो जो पर्सन है जो गिफ्ट कर रहा है उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी द आईएचटी एग्जामिनेबल। ठीक है जी, तो यहां तक आपने ये बात जो है वो याद रखनी है। अब ये जो मैंने आपके सामने ये जो फॉर्मूला लिखा है, बिफोर ट्रांसफर आपकी वैल्यू कितनी है, और इसके बाद आफ्टर ट्रांसफर आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, तो आपने क्या फाइंड कर दिया? आपने ये चीज फाइंड करनी है कि रिडक्शन एंड ट्रांसफर कितनी आई है। ये था आपके आईएचटी का पहला फॉर्मूला। और इस पर एक आध एमसीक्यू जरूर आ जाता है, बड़ा बेसिक सा एमसीक्यू आता है कि देखो जी, ट्रांसफर से पहले उसका ये अमाउंट थी, ट्रांसफर के बाद उसकी ये अमाउंट थी, आप मुझे बता दो कि आईएचटी कितनी अमाउंट पर लगेगा? तो आईएचटी उतनी अमाउंट पर लगेगा जितनी अमाउंट उसने ट्रांसफर की है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको फाइंड करना है। हम इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं जो आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है। तो इसको टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, और फिर हम जो है इसको लेकर चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक अगर ऑल दो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तब तक मैं जो हूँ ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
अच्छा जी, चलेंगे जरा एक आफाक भाई, जी जी बोलें। ये जो अभी आपने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है, इसको डिमिन्यूशन इन वैल्यू कहते हैं अकॉर्डिंग जी टू जी द बुक, जी जी राइट? बिल्कुल, डिमिन्यूशन इन वैल्यू का मतलब है कि आपकी वैल्यू में कितना रिडक्शन आ रहा है, तो डिमिन्यूशन इन वैल्यू लिखें, रिडक्शन इन वैल्यू लिखें, रिडक्शन ड्यू टू ट्रांसफर लिखें, कुछ भी लिख दें, आपका यही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, चलें। अब आप जरा देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है कि लिंडा ओन्स 6000 शेयर्स विच रिप्रेजेंटेड अ 60% होल्डिंग इन लूट लिमिटेड. On 31st December 2024, she gave a 20% holding in the company to her friend Bob. The value of shareholding in Loot Limited on 31st December to 2024 have been agreed for IHT purposes as follow. देखो अब इसको पढ़ने का किस तरह आप इसको पढ़ोगे। देखो, जिस बंदे के पास 25% या उससे कम की होल्डिंग है, उसके हर शेयर की प्राइस कितनी होगी? 9 पाउंड। फॉर इंस्टेंस, एक बंदा है जिसके पास जिसके पास 10% कंपनी के शेयर्स हैं, तो उसका हर शेयर कितनी वैल्यू का होगा? 9 पाउंड का होगा। ठीक है, इसी तरीके से जिस बंदे के पास कंपनी की 26 से 50% शेयर होल्डिंग है, उसका वैल्यू ऑफ शेयर, उसके हर शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 15, एंड देन सो ऑन 26 एंड 45 है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है जी? हमने फाइंड करना है कि लिंडा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हमने फाइंड करना है कि उसने कितनी वैल्यू ट्रांसफर कर दी है। तो देखें, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 60% रिडक्शन, सॉरी, 60% शेयर होल्डिंग पर उसके शेयर्स कितने थे? 6000 थे। ठीक है जी, देखो जो बंदा 51% से 74% तक होल्ड कर रहा है, उसकी शेयर वैल्यू कितनी है? 26 पाउंड है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आप जो लिंडा होगी, उसके पास जो 6000 शेयर्स होंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 6000 मल्टीप्लाई बाय 26 पाउंड। इसका आंसर जरा कैलकुलेट करके बताएं। सर 156,000। 156,000 आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि लिंडा के पास जो 6000 शेयर्स पड़े हुए हैं, वो 60% होल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी वैल्यू है 156। ठीक है, अब देखो उसने कितने परसेंट होल्डिंग जो है वो दे दी है? 20% होल्डिंग जो है उसने अपने फ्रेंड बॉब को जो है वो दे दी है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं ये 20% जो है वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर कोई बताना चाहे कि ये 20% जो है वो कैसे